हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड गुड्स, माल के स्वत्व का अंतरण। ठीक है, तो चलिए आज हम इस पर बात करते हैं कि ये होता क्या है, कैसे हम अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं और किस तरह से हमारा ओनरशिप भी ट्रांसफ़र होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विक्रेता से क्रेता को माल के स्वत्व का अंतरण विक्रय अनुबंध की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कदम है। माल के स्वत्व के अंतरण होने पर ही विक्रय अनुबंध का उद्देश्य पूरा होता है। यानी सेलर से बायर को जब तक हम अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर देते तब तक सेल कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होता। जब हम अपनी गुड्स को ट्रांसफर करते हैं तभी हमारा सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है देखिए। सबसे पहले माल के स्वत्व या स्वामित्व के अंतरण से तात्पर्य मूल्य के बदले माल की संपूर्ण वैधानिक स्वामित्व का विक्रेता से क्रेता को अंतरण करता है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो भी कंसिडरेशन है उसके बदले में हम क्या करते हैं, गुड्स का जो भी वैलिड जो ओनरशिप होता है वो सेलर से, यानी सेलर से कहाँ ट्रांसफर करना है, सेलर टू बायर ट्रांसफर कर देते हैं, जस्ट बिकॉज बायर ने कंसिडरेशन पे कर दिया है। क्लियर है। अगर यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाती है यानी कंसिडरेशन मिल जाता है और विक्रेता सेलर अगर अपनी लीगल ओनरशिप को ट्रांसफर बायर के नाम पर कर देता है तो अब यहाँ पर सेलर की जगह पर बायर हमारे गुड्स का ओनर बन जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड द गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सेल ऑफ गुड्स। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि बिना इसके आपका कभी भी सेल ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इट सर्व्स द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है। यहाँ पर देखिए मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग है हमारा सबसे पहला जो मीनिंग, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगेंस्ट थर्ड पार्टी अ जनरल alone can take exercise property right with the fault of any other person. It is the only row of take action against such person. Just example like transfer of property is also known as a passing property in the goods of transfer of ownership is a good from seller to the buyer. Ownership of goods from seller to the buyer. Passing of property and goods meaning passing of absolute legal ownership of the goods under the contract of sale from the seller to the buyer for price. On passing the property goods sold classes to the property of the seller and vest in the buyer. इन शॉर्ट हमारा सीधा सा मतलब ये है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड गुड्स कि जब एक सेलर अपनी गुड्स को कंसिडरेशन के बदले में किसी बायर को अगर सेल करता है या उसकी लीगल ओनरशिप जो सेलर के नाम की है अगर वो कंसिडरेशन के बिहाफ पर किसी बायर के नाम पर ट्रांसफर कर देता है तो वो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड गुड्स होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल किसका है, सेलर का और बायर का। ठीक है, बायर अगर हमारे सेलर को कंसिडरेशन के एक्सचेंज ऑफर में वो हमारी क्या लेता है, लीगल ओनरशिप लेता है। अब अगर बायर ने कंसिडरेशन दे दिया है तो हमारा सेलर क्या बन जाएगा, यहाँ पर लीगल ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए उसको रेडी रहना होगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे चले, अब देखते हैं इसके सिग्निफिकेंस में सबसे पहला आता है इसके महत्व। ठीक है, सबसे पहला आता है रिस्क फ्लो ओनरशिप। रिस्क प्रिमा फेस पासेस विद द प्रॉपर्टी। हमेशा रिस्क जो है वो ओनरशिप के साथ ही ट्रांसफर होती है। जैसे एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको, अगर ए ने बी से कुछ गुड्स परचेज किया और बी उस गुड्स को उसी के गोडाउन में रख देता है। कुछ टाइम के बाद गोडाउन में अगर आग लग जाती है तो उस कंडीशन में ए ने जो परचेज किया था वो गुड्स भी अगर जल जाती है तो उस कंडीशन में ए को पूरा पैसा पे करना होगा क्योंकि ए की जो ओनरशिप थी वो ट्रांसफर हो चुकी थी।
ए की ओनरशिप कहां से कहां ट्रांसफर हुई थी, बी की गुड्स थी और ए के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी थी। जस्ट लाइक दैट, जैसे ए पार्टी है, बी पार्टी है, ठीक है। ए के नाम पर क्या हो गई थी, ए ने कंटिन्यूस पैसा दिया, यानी कि मान लो 1000 पे किया, बी ने ट्रांसफर क्या किया यहाँ पर, ओनरशिप, ठीक है। अब वो कब ले जाता है इससे कोई मतलब नहीं है हमें, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो उस गुड से रिलेटेड जितनी भी रिस्क है वो सारी की सारी ओनर की होती है, और इस कंडीशन में हमारा ओनर कौन है, ए। क्लियर है फर्स्ट। अब इसके अंदर देखो कुछ हमारे एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या है। सबसे पहला, डिफॉल्ट बाय द पार्टी। सबसे पहला आता है आपका कि विपरीत अनुबंध की दशा में, यानी हम यहां कह सकते हैं कि अगर हमारा जो बायर है, अगर हमारा हम ये कह सकते हैं कि जो भी बायर है उसकी डिफॉल्ट खुद की है, तो वो क्या कहेगा, यहां पर अगर ए की ही डिफॉल्ट होती तो ए उसके लिए क्या करता, बी से ले सकता था। जैसे बी ने गुड्स जानबूझकर जलाई है, बी ने कहीं पर बेच दी है, तो उस कंडीशन में ए कंपेंसेशन ले सकता था, अदरवाइज नहीं। इट इज द एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस है ये सारे, ठीक है। देन इसके बाद कस्टम ऑफ द ट्रेड, जैसा कस्टम आपका ट्रेड है, ट्रेड यूजेज जैसी है, उसी हिसाब से आपको काम करना है। क्लियर है यहाँ पर। फिर है आपका व्हेन सेलर इज द बेली। अगर आपका सेलर जो है वो बेली है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में एक दूसरे जो भी गुड्स होगी वो कंटिन्यूस उसको ध्यानपूर्वक रखनी होगी, और अगर कुछ भी हो जाता है तो आप बेली उससे फ्री नहीं हो सकते। क्लियर है यहाँ पर। अब बात करते हैं, ये हमारे रिस्क फ्लो के एक्सेप्शंस थे। अब बात करते हैं हम सेकेंड की। सेकेंड है हमारा एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी ने कुछ कंडक्ट किया और जिसकी वजह से हमारी गुड्स को कुछ नुकसान हुआ है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एक्शन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सेलर लेगा। जस्ट एग्जाम्पल बात करते हैं ए और बी, ठीक है। ए यहाँ पर सेलर है, बी यहाँ पर बायर है। बी ने क्या किया कि ए से 10 पेन खरीदी, ठीक है। 10 पेन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया और ओनरशिप ट्रांसफर करवाने के लिए, ठीक है। और यहां पर ए को क्या मिला, 100 रुपीज, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि अगर यहां पर थर्ड पार्टी, यानी मान लो यहां पर सी आकर जो बी ने पेन खरीदी है, कितना पे करके, कंसिडरेशन कितना दिया है, 100 रुपीज पे करके अगर बी ने जो पेन खरीदी है ए से, और ए से अगर वो पेन सी चुरा लेता है, तो उस कंडीशन में सेलर हमारा क्या करेगा, थर्ड पार्टी के साथ डील कर सकता है। सेलर हमारा थर्ड पार्टी के साथ एक्शन ले सकता है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब आगे बात करते हैं सूट फॉर प्राइस। अगर बायर ने ओनरशिप, सेलर ने ओनरशिप तो ट्रांसफर कर दी और बायर अगर कंसिडरेशन ही नहीं दे रहा है, प्राइस ही पे नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में सेलर क्या कर सकता है, उस पर केस फाइल कर सकता है। क्लियर है। अब बात करते हैं लास्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर और सेलर। अगर हमारा सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कौन सी कंडीशन बनती है, और अगर हमारा बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कौन सी कंडीशन बनती है। चलिए देखिए, पहले सेलर को इंसॉल्वेंट कर देते हैं हम। सबसे पहले अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में ऑफिशियल लिक्विडेटर हायर किया जाता है। अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो गवर्नमेंट हमारी ऑफिशियल लिक्विडेटर को हायर करती है, तो वो लिक्विडेटर हमारी ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए हम उसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और अब बायर की बात करें तो बायर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो, और अगर उसकी ओनरशिप का ट्रांसफर हो गया है, तो सेलर को तब तक वो अपने पास, तो भी सेलर गुड्स को तब तक अपने पास रोके रख सकता है जब तक उसका प्राइस नहीं पे कर दिया गया है। हमने बायर को क्या कर दिया है, सेलर ने बायर को ट्रांसफर कर दी है ओनरशिप, पर बायर ने अभी तक पे नहीं किया है, ठीक है। और पे करने से पहले ही वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो सेलर के पास ये राइट है कि वो जो उसने सेल कर रखी है, ओनरशिप ट्रांसफर कर रखी है गुड्स की, वो गुड्स भी क्या कर सकता है, वो रोक के रख सकता है, क्लेम कर सकता है कि जब तक हमारा बायर, यानी या बायर का कोई भी ऑथराइज पर्सन, लिक्विडेटर, नॉमिनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर हमारा पैसा पे नहीं करता है तो हम इसकी गुड्स को
रिलीज नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ पर सिग्निफिकेंस? स्टार्टिंग से समझ आया? हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड गुड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हमारा बेसिक मीनिंग था उसका, ये सिग्निफिकेंस है। क्लियर है यहाँ पर? अब बात करते हैं इसके लीगल प्रोविजन की। लीगल प्रोविजन एज टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जब हम ओनरशिप की ट्रांसफर करते हैं तब कुछ लीगल प्रोविजंस होते हैं जिनको हमको फॉलो करना है। चलिए, लीगल प्रोविजन को हमने 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, देख लेते हैं। सबसे पहला, निश्चित माल की दशा में स्वामित्व का अंतरण, अनिश्चित माल की दशा में, अनुमोदन पर विक्रय की दशा में और व्यवस्थापन के अधिकारों को सुरक्षित रखने की दशा में अंतरण। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द स्पेसिफिक और सर्टेन गुड्स, transfer of property in the uncertain goods, transfer of property in the goods sent on approval, and transfer of property in goods sent or delivered when right of disposal is reserved. तो चलिए इसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड स्पेसिफिक गुड्स। चलिए, सबसे पहला है कि हम स्पेसिफिक गुड्स के बारे में बात करते हैं। पक्षकारों के इरादों के अनुसार अंतरण, यानी कि अगर जो पार्टी है वो इंटेंशन से अगर वो ट्रांसफर कर रही है तो उसमें किस किस तरह की कंडीशन आती है। यदि माल विक्रय का अनुबंध किसी विशिष्ट माल के में है तो, यानी कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है, सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो अगर किसी स्पेसिफिक गुड्स को रिलेटेड करता है तो माल का स्वामी क्रेता को उस समय अंतरित होगा स्वामित्व जब अनुबंध के पक्षकार उसका अंतरण करना चाहे या पक्षकार उसे स्वामी के अंतरण करने का इरादा रखते हो। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जब हमारा अनुबंध जो है अगर स्पेसिफिक गुड्स में है तो स्पेसिफिक गुड्स के क्राइटेरिया में ये आता है कि जब दोनों पार्टीज या फिर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज है वो अपने स्वामित्व की ट्रांसफर यानी ओनरशिप के ट्रांसफर करने का या तो करना चाहती है या फिर उनका इंटेंशन हो तभी वो कर सकती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ का सेक्शन क्या है आपका, सेक्शन 19 सबसेक्शन 1। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक गुड्स के ओनरशिप का ट्रांसफर हमेशा जो पार्टी होती है उनके इंटेंशंस पर ही होता है। क्लियर है? स्पेसिफिक गुड्स मीन गुड्स आइडेंटिफाई एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद सेल इज मेड। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी एग्रीड जो गुड्स होती है, जो हमारी यहाँ पर एग्रीड जो गुड्स आइडेंटिफाई या फिर हम सहमत जिस गुड्स पर होते हैं किस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट जब बन रहा है तब, तो वो हमारी स्पेसिफिक गुड्स होती है। क्लियर है? यहाँ पर ये देखिए, ये इसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन 14। फिर देख लेते हैं सर्टेन गुड्स। सर्टेन गुड्स मीन गुड्स आर सर्टेन बाय द आइडेंटिफाई आउट ऑफ द लॉट ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स। हमारे पास बहुत सारी स्पेसिफिक गुड्स है, उसमें से किसी एक को फिक्स करना, यानी हम फिक्स करते हैं तो वो हमारा सर्टेन गुड्स हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर? अब बात करते हैं हमारे कुछ सर्टेन इंटेंशंस के रूल्स की। ठीक है, सबसे पहला जो रूल आता है हमारा सर्टेन इंटेंशन वाले में, व्हेन स्पेसिफिक गुड्स आर द डिलीवरेबल स्टेट। जब हमारी स्पेसिफिक गुड्स, हम तभी उनकी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं जब हमारी स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में हो, डिलीवरेबल पोजीशन में हो। जैसे जस्ट एग्जाम्पल बताती हूं मैं आपको। एग्जाम्पल में ये है कि अगर आपके यहां पर जो, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, यहां पर हमारा ए सेलर है, बी क्या है हमारा बायर। ठीक है, ए ने अपनी कुछ गुड्स को बी को सेल की। ठीक है, बी ने उसका कंसिडरेशन दिया, यानी यहां पर कंसिडरेशन का तो कुछ बात ही नहीं है, बी के नाम की ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। अब कंडीशन ये आती है कि बी उसको कहता है कि मैं ये जो गुड्स तैयार पड़ी है वो 3 दिन बाद आकर ले जाऊंगा। ठीक है, अब सेलर की तरफ से उसने डिस्पैच भी कर दी है, मतलब अपने यहाँ फैक्ट्री से निकालने की सोच भी दी, उसने पैकिंग वगैरह सब कुछ कर दिया है। पर हमारा जो बी है बायर, वो कहता है कि नहीं, हम तो 3 दिन बाद ही ले जाएंगे। अब जितना भी रिस्क है वो सारा का सारा किस पर आ जाएगा? बी पर, क्योंकि जो स्पेसिफिक गुड्स है वो डिलीवरेबल स्टेट में है, डिलीवरेबल पोजीशन में है, तो उस कंडीशन में ए लायबल नहीं होगा। अब देखो सिचुएशन ट्विस्ट तो अब आएगा। ट्विस्ट आता है हमारा
कि जो ए है उसके फैक्ट्री में आग लग जाती है, और आग लगने पर जितना हमारा, जैसे यहां पर मान लो बी ने 10 गुड्स मंगवाई थी, 10 यूनिट थी, तो 10 में से उस फैक्ट्री की आग में 5 जल गई है। क्लियर है? 5 यूनिट क्या हो गई है हमारे, डिस्ट्रॉय हो गई है। तो रिमेनिंग जितनी बचती है, यानी जितनी डिलीवरेबल पोजीशन में है, हमको बी को ट्रांसफर करनी है, और बी पूरी 10 यूनिट का पैसा पे करेगा आपको। बी क्या करेगा? बी पूरी 10 यूनिट का पैसा पे करेगा, क्योंकि बी की जो कंडीशन है वो ओनर खुद है। अगर ओनर ने एक बार ओनरशिप ले ली है तो वो बाद में अपनी चीजों से बैकआउट नहीं हो सकता। क्लियर है यहां पर फर्स्ट। सेकेंड बात करते हैं, वेयर स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। मान लो आप अपनी ड्रेस स्टिच करवाने एक डिजाइनर के पास गए, ठीक है, अपनी ड्रेस बनवाने के लिए। डिजाइनर ने आपको कहा कि 1 जनवरी को हम आपको ये ड्रेस बनाकर दे देंगे। 1 जनवरी को आप हमें मटेरियल लाकर दे दीजिए, हम आपको ये ड्रेस बनाकर 10 तक हम आपको दे देंगे, 10 तारीख तक दे देंगे। अब यहां पर क्या होता है कि 10 से पहले ही वो ड्रेस बन जाती है, पर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बी कब ले जाएगा यहां पर, 10 को। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट हमारा बी 10 को ले जाने वाला था, पर इन केस हमारी ड्रेस पहले बन गई है तो वो जो बायर है वो पहले ही हमारी ड्रेस को ले जाएगा, यानी हम जानबूझकर हम अपनी गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में ला रहे हैं। क्लियर है यहां पर। फिर आता है व्हेन समथिंग इज टू बी डन फॉर सर्टेन प्राइस। क्या प्राइस के लिए भी कुछ हो सकता है इसमें? जी हाँ, प्राइस को भी डिसाइड करना पड़ता है हर चीज के लिए। जैसे अगर मान लो ए अगर कहीं डीमार्ट जाता है, वहां पर उसने एक जो भी राइस है उनके बहुत सारे पैकेट पड़े थे, उसमें से बहुत सारे पैकेट में से एक पैकेट खरीदने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। यहां पर उस गुड्स का ट्रांसफर तब माना जाएगा जब उस जो डीमार्ट वाले ने उस व्हीट के बहुत सारे पैकेट में से एक पैकेट को अलग निकाल कर रख दिया हो और यहां पर जो ए है उसको इन्फॉर्म कर दिया है। यानी अगर ए को इन्फॉर्मेशन नहीं गई है तो क्या वो खरीदेगा? नहीं। क्यों खरीदेगा? फिर वो नहीं खरीदेगा, और उस कंडीशन में हमारा जो बी है यहां पर उसकी प्राइस यहां पर डिसाइड होती है। क्लियर है यहां पर। अब हम यहां पर बात करते हैं हमारी स्पेसिफिक गुड्स की। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स क्या होती है? देखिए, स्पेसिफिक गुड्स अभी हमने बात की, जैसे यहां पर स्पेसिफिक गुड्स देखिए, स्पेसिफिक गुड्स वो होती है जिनको हम ऐसे माल से हैं जो विक्रय अनुबंध करते समय पहचान लिए या फिर तय कर दिया गया है, यानी जिनको जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे तब हम उनको आइडेंटिफाई कर चुके हैं या फिर हम उनको क्या करते हैं, उनको तय कर देते हैं। सेक्शन अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 14। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि मान लो राम एक शॉप में जाता है, वहां पर रखे गए बहुत सारे टीवी सेट, जो टीवी के जो सेट होते हैं उसमें से एक की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मुझे ये खरीदना है। तो उस कंडीशन में उस प्रपोजल को, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उस स्पेसिफिक गुड्स की डिलीवरी राम को कर दी जाएगी और उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी जाएगी। यहाँ पर क्लियर है। अब बात करते हैं असर्टेन गुड्स की। असर्टेन गुड्स क्या होता है? असर्टेन गुड्स वह गुड्स है जिसमें हम अपनी स्पेसिफिक गुड्स के बहुत सारे जो भी आपके प्रोडक्ट्स पड़े हैं उसमें से किसी एक को फिक्स कर लिया है हमने। अभी मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, सर्टेन गुड्स का मतलब है बहुत सारी स्पेसिफिक गुड्स पड़ी है, अ लॉट ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स हियर, एंड उसमें से किसी एक को चुनना वो हमारा असर्टेन गुड्स माना जाता है। क्लियर है यहाँ पर? तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक, क्योंकि हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक है पासिंग द प्रॉपर्टी इन अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स, ये जो टॉपिक है ये हम कल पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज हमने वैसे स्टार्ट नया टॉपिक किया है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हमने आज टॉपिक का नाम हम देख लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। फिर इसका मीनिंग देख लिया है हमने, उसके बाद इसके सिग्निफिकेंस देख लिए हैं, उसके बाद हम इसकी लीगल प्रोविजंस पर बात कर रहे थे। लीगल प्रोविजन में हमने सबसे पहले ये जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट कर चुके हैं हम, यानी कि जो फिक्स गुड है या फिर हम कह सकते हैं स्पेसिफिक गुड्स की कंडीशन में, तो उस कंडीशन में हमारी जो भी कंडीशंस थी हम देख चुके हैं। क्लियर है यहाँ पर?
तो आज की क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आइएगा, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके बता सकते हैं।